हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एएस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था FY BCom सेम 1 का फर्स्ट मॉड्यूल, कॉमर्स 1 का फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हमने दो आंसर देखे थे, नेचर ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस से। हमने 11th स्टैंडर्ड में OCM सब्जेक्ट पढ़ा था, राइट? उसके अंदर ये आंसर था और वो डिट्टो आंसर उठा के डाला है यहाँ पे, कुछ लोड नहीं है, वही है आंसर। बिजनेस के स्कोप है, बिजनेस के टाइप्स है, बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है। ओके, बिजनेस एक वाइड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, बिजनेस वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, बेचना, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। तो उसको हम लोग एक टाइप्स में समझेंगे। इस टेबल को आप देख सकते हो, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, इंडस्ट्री रिफर्स टू द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच डायरेक्टली कंसर्न इटसेल्फ टू द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स सप्लाई होते हैं, गुड्स बनते हैं। बेसिकली जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से गुड्स बना, फिर वो आगे गया, ठीक है, आगे गया, ट्रांसपोर्ट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेल्स हुआ, वो सारी चीज़ें आगे। गुड्स प्रोड्यूस कहाँ हुआ? इंडस्ट्री में, ये आपको याद रखना है। तो इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट टाइप से प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, नाम से ही प्राइमरी है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज राइस, कॉटन, फिश। बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर सच एज राइस हो गया, चावल, गेहूँ, ये सब की खेती होती है। तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आ गए ना। ये सब गेहूँ आया, चावल आया, ये सब इंडस्ट्री में जाएगा, पैक होगा, गोनी में पैक होगा, या आटा बनेगा उसका चक्की में पीस के, तो वो मार्केट में जाएगा। डायरेक्टली गेहूँ और वो सब तो किसान बेचते ही है, बट इंडस्ट्री में अगर वो बेचा, किसान ने अगर इंडस्ट्री वालों को बेचा, तो इंडस्ट्री वाले क्या डायरेक्ट बेचेंगे? फिर फ़र्क क्या रह जाएगा इंडस्ट्री और किसान में? इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे? उसके अंदर अपना लेबल लगाएंगे, अपने कंपनी का नाम डालेंगे और उसी नाम का वो लोग पैसा लेंगे। जैसे अगर उन लोग ने किसान से गेहूँ खरीदा, तो गेहूँ को क्या करेंगे? पीसेंगे, आटा बनाएंगे, फिर अपना ब्रांड लगाएंगे, आशीर्वाद आटा, पिल्सबरी आटा, कोई भी कंपनी का हो, संडे या एनीथिंग, तो वो लोग अपना नाम लगाएंगे, ब्रांड लगाएंगे और उसी ब्रांड का पैसा लेंगे। समझ में आया? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, समझा? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होते हैं, कोई चीज़ें का ना सत्य निकाला जाता है। जस्ट लाइक एलोवेरा है, एलोवेरा तोड़ा, एलोवेरा डायरेक्ट तो मिलता नहीं है ना मार्केट में, मिलते हैं थोड़े थोड़े दुकान पे मिलते हैं, बट एलोवेरा का जूस आता है ना, एलोवेरा का जूस, आंवला का जूस, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में चले जाओ, दवाइयों में चले जाओ, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में बनते हैं। कोई भी मिनरल्स है, किसी भी प्लांट का है, जैसे तुलसी पौधा है, और भी पौधे हैं, ये एलोवेरा हो गया, बहुत से पौधे हैं, तो ये सब लोग का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जूस निकलता है, वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री का काम है। जेनेटिक इंडस्ट्री में वो सब होता है। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेम जैसा मैंने बताया, मिनरल्स वाला, सारी चीज़ों का मिनरल्स निकाल के। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया था पहले ही, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। जो रॉ मटेरियल है, एक टी शर्ट आया, उस टी शर्ट को प्रिंट किया, डिज़ाइन किया, उसको बेच दिया, इट्स कॉल्ड फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड बन गया, इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में ये सब होता है, वहाँ पे लिखा भी है, कॉटन, आयरन, क्रूड ऑयल, कुछ भी हो, जो चीज़ बना, मैन्युफैक्चर हुआ और बिक गया, इट्स कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, मुझे एक फॉर एग्जांपल बोरीवली में मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। अब क्या मैं इधर बैठे बैठे, भाईंदर में बैठे बैठे बिल्डिंग बनाऊँगा और उठा के बोरीवली में जाके रख दूँगा? ऐसा होने वाला है क्या? अगर मेरे को टी शर्ट बनाना हो तो मैं भाईंदर में बना के बोरीवली डिलीवर कर सकता हूँ, बट मेरे को बिल्डिंग बनाना है, तो मेरे को जहाँ बनाना है मेरे को वहीं काम चालू करना पड़ेगा। इट्स नॉट मूवेबल, इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी।
कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज़ उठा के इधर उधर नहीं जा सकता। हाँ, रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, रेती हो गया, बालू हो गया, ये मैं उठा के लेके जा सकता हूँ, बट बिल्डिंग बनाने की बात जब आएगी तो मैं बाइंडर से बना के बोरी वोरी नहीं लेके जा सकता, मुझे उसी जगह पे बनाना पड़ेगा। जैसे रोड्स हो गए, यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल, तो ये सब जहाँ पे है वहीं पे बना सकता हूँ मैं, और कहीं नहीं बना सकता। तो इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंटेंजिबल होता है, ये तो हम लोग को पता है। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विस इंटेंजिबल होते हैं। गुड्स दिखाई देते हैं, हम लोग छू सकते हैं गुड्स को, सर्विस दिखाई नहीं देती। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एज अ सर्विस हो गया, तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको इसी की जगह ये पेंसिल दे रहा होता कि भाई ये ले पेंसिल, ये गुड्स है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप छू भी सकते हो, मैं भी छू सकता हूँ, मैं फेंक भी सकता हूँ। समझ में आया? ये गुड्स है। ओके, कॉमर्स, इधर इंडस्ट्री के टाइप्स खत्म हो गए। अब कॉमर्स, इस टेबल में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के 6 टाइप्स हो गए इंडस्ट्री के। अब कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ आ गए, ट्रेड एंड एज टू ट्रेड। ये आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ये सब आपको आता है। समझ में आ रहा है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स खरीदना बेचने को हम ट्रेड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मेरे पास गुड्स था, मैंने आपको बेच दिया, तो मेरे से ओनरशिप आपके पास चली गई ना आपके पास। मेरे पास 10 रुपये की बिस्किट थी, वो मेरी थी, बट मैंने आपको बेच दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो अब उस गुड्स के मालिक आप हुए, मैं हुआ क्या? नहीं। तो अभी ट्रेड में कुछ टाइप्स है, हम पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड। ओके, इंटरनल ट्रेड मीन्स इंटरनली, जो कंट्री के अंदर हो रहा है। देखो यहाँ लिखा भी है, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम ट्रेड, इज इट कंडक्टेड विद इन दी कंट्री, जो कंट्री के अंदर हो रहा है। लोकल लेवल में हो सकता है, रीजनल लेवल में हो सकता है, या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कह सकते हैं हम लोग उसको, स्टेट बाय स्टेट। महाराष्ट्र से कोई चीज़ गुजरात जा रही है, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। महाराष्ट्र से कोई चीज़ नेपाल जा रही है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ये ट्रेड बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब कंट्री चेंज होती है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, वो इंटरनल ट्रेड नहीं कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि महाराष्ट्र से ट्रेड हुआ और वो सामान गया नेपाल, कुवैत, कतार, किसी दूसरी कंट्री में गया, तो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। और अगर महाराष्ट्र से गुजरात गया, महाराष्ट्र से आसाम गया, महाराष्ट्र से दिल्ली गया, तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। इतना समझा इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। अब इंटरनल के अंदर 2 टाइप्स है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेलर पता है कौन है? जो बल्क में माल रखता है अपने पास और जो बल्क में ही माल बेचता है। होलसेलर जो बंदा है ना, वो रिटेलर को माल बेचेगा, और रिटेलर जो है ना, वो कस्टमर को माल देगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क में क्वांटिटी में खरीदेगा और बल्क में ही रिटेलर को बेचेगा। जैसे मैं रिटेलर हूँ, मैंने शॉप लेके बैठा है, मैं रिटेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर से बल्क में, मैं होलसेलर से बल्क में सामान लूँगा। जस्ट लाइक मेरे को सामान लेना था, मैंने होलसेलर से 1,00,000 2 लाख का सामान ले लिया। अब मेरे पास कस्टमर आएगा तो क्या मैं उसको भी 1,00,000 2 लाख का सामान दूंगा? नहीं, मैं उसको 1000, 100, 50 जितने का माल मांगेगा मैं उतने का दूंगा। मैं स्मॉल क्वांटिटी में बेचूंगा क्योंकि मैं रिटेलर हूँ। रिटेल ट्रेड में स्मॉलर लॉट्स में बिकते हैं सामान। देखो, रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग इन स्मॉलर लॉट्स, खरीदेगा भी स्मॉलर लॉट्स में, बेचेगा भी स्मॉलर लॉट्स में रिटेलर। होलसेलर नहीं, होलसेलर बड़े लॉट्स में ही खरीदेगा और बड़े लॉट्स में ही बेचेगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, होलसेलर इज दी लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के बीच में जो आता है वो है होलसेलर, और रिटेल ट्रेड में होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो आता है वो है रिटेलर। होलसेलर से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड, जो मैंने बताया था, फॉरेन ट्रेड हो कह सकते हैं इसको, उसको होम ट्रेड कहते थे, इसको फॉरेन ट्रेड कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कंट्री चेंज हो जा रही है। ठीक है, कंट्री चेंज हो जा रही है। यहाँ मैं मुंबई से गुड्स बेच रहा हूँ पाकिस्तान में, या दूसरी कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में बेच रहा हूँ, या दूसरी कंट्री से ले रहा हूँ, तो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। बाहर से आया या बाहर गया। इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? अपने यहाँ से माल बाहर देश में भेजना। समझ में आया? इंडिया से कोई गुड्स अमेरिका गया, इंडिया से अनाज मसाले अमेरिका गए, इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड।
इसीलिए कंट्री कहती है ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी देश की जीडीपी बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा माल आप बाहर के देशों में बेचोगे, बाहर के देशों का पैसा आएगा। अमेरिका को बेचा, डॉलर में पैसा आएगा। इंग्लैंड को बेचा, पैसा आएगा। वो लोग की कंट्री की करेंसी जब आएगी ना, तो अपनी जीडीपी बढ़ती है। समझ में आया? हम लोग जितना सामान बाहर की कंट्री को बेचेंगे, अपने कंट्री का ही उसमें फ़ायदा है। इम्पोर्ट ट्रेड, अभी सुना है ना, ये घड़ी इम्पोर्टेड है, ये मोबाइल मेरा इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मीन्स क्या? बाहर से आया, इंडिया का नहीं है, बाहर से आया, दूसरे कंट्री से आया। अमेरिका से मैंने घड़ी खरीदा, इम्पोर्टेड है। समझ में आया? और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्राइस लगता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारती है, ऊपर से उधर की करेंसी ज़्यादा है और इधर की करेंसी कम है, तो उधर का प्राइस इधर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर उधर 10,000 की चीज़ बिकती है ना, तो वो इंडिया में आके इंडियन मनी के हिसाब से वो 25-30 हज़ार हो जाएगी। समझ में आया? $1 कितना 80-85 को चल रहा है, तो उतने रुपए से वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगर किसी छोटी कंट्री से आ रहा है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, वो तो छोटी भी नहीं है, बहुत बेकार कंट्री, तो अगर वहाँ से आ रहा है तो वहाँ का ₹2, यहाँ का ₹4। तो अगर वहाँ का 10,000 की चीज़ आई ना, तो वो इंडिया में 5,000 की बिकेगी। वैसे उसकी औकात नहीं है कोई चीज़ बनाने की और इंडिया में बेचने की। जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। एंट्रीपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो बंदा है ना, इसमें मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मेरा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना जापान है ना, जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, अपने को पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जापान से ना लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स ले रहा हूँ, लैपटॉप का मदरबोर्ड ले रहा हूँ, हार्डवेयर ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ कीबोर्ड माउस कुछ ना कुछ पार्ट ले रहा हूँ जापान से। पूरा लैपटॉप नहीं ले रहा हूँ, लैपटॉप के अंदर के पार्ट्स ले रहा हूँ। जापान से मैंने पार्ट्स खरीदे, फिर मैंने अपने इंडिया में उसको असेंबल किया। मैंने लैपटॉप के अंदर वो पार्ट्स डाला, हार्डवेयर डाला, सॉफ्टवेयर डाला, मदरबोर्ड डाला, सब कुछ डाला मैंने, और मैंने अच्छा सा लैपटॉप बना दिया। ठीक है। और लैपटॉप बनाने के बाद मैंने वो लैपटॉप अफ्रीका में बेच दिया। मैंने क्या किया, इधर इंपोर्ट किया, जापान से सामान मंगाया, इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। बाद में अमेरिका को बेच दिया, इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट। इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गए, मैंने इंपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया, इट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। बाहर से सामान मंगा के बाहर ही बेच दिया। When goods are imported from one country and re-exported to some another country, it's called interport. ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया तो याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ट्रेडर में बाय गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड देन सेल इट टू दी पाकिस्तान। एज टू ट्रेड, एज टू ट्रेड मतलब ये जो हम लोग ने ट्रेड पढ़े ना, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन, रिटेल, मैन्युफैक्चरर, सेलर, होलसेलर, इसको सपोर्ट देने के लिए जो कंपोनेंट्स है ना, उसे हम कहते हैं एज टू ट्रेड। ये सारी चीज़ें ना ट्रेड को पर्टिकुलरली स्मूथ फ्लो में चलाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहला है वेयर हाउसिंग, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, इंडस्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, कपड़े बन गए। अब कपड़े लॉट में बनते हैं, ठीक है। ये मैं 2-4 कपड़ा बनाने तो बैठूंगा नहीं इंडस्ट्री में, मैंने 10-20 हज़ार कपड़े बना लिए और रख दिए। कहाँ रखूँगा? घर पे रखूँगा मैं अपने? फैक्ट्री में तो रख नहीं सकता ना, फैक्ट्री में तो सब मशीन है, वर्कर्स है, तो उसके लिए मुझे वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाउस कह लूँ, गोडाउन कह लूँ। प्रोडक्शन करने के बाद जब तक वो गुड्स कंज्यूम नहीं हो सकता, द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाता, तब तक वो गुड्स जहाँ पे रखूँगा उस चीज़ को मैं कहूँगा वेयर हाउस और गोडाउन। समझ में आया? कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस होती है तो वो तुरंत नहीं बिक जाती, टाइम लगता है। समझा? ट्रांसपोर्ट, गुड्स एक जगह प्रोड्यूस हुआ, दूसरे जगह मुझे देना है। महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ, दिल्ली में मुझे बेचना है, तो मैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट का हेल्प लूँगा। मैं उसके लिए उसको ट्रेन से भेजूँगा, ट्रक से भेजूँगा, टेम्पो से भेजूँगा, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फिल्स द प्लेस गैप, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। प्लेस गैप को फिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे कौन सा गैप फिल करता है ये वेयर हाउस में? इट फिल्स टाइम गैप, टाइम बचाने के लिए वेयर हाउस, प्लेस बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड, रेल, वाटर, एयर। 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। 11th में आपने रोड्स क्या बोलते हैं, चारों टाइप के ट्रांसपोर्ट के टाइप्स आपने 11th में पढ़े। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको। गुड्स बेचना है तो पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये गुड्स है, मैं यहाँ पे दुकान लेके बैठा हूँ, यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे वो चीज़ें लोगों को बतानी पड़ेगी। उसके लिए मैं एडवर्टाइज़ कर सकता हूँ, किसी को पर्सनली जाके बता सकता हूँ, मेल भेज सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ उस हिसाब से।
कम्युनिकेशन मीन्स एडवर्टाइजिंग। इंश्योरेंस पहले ही बताया था, दुकान लेके बैठा हूँ, चोरी हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उसके लिए इंश्योरेंस लिया मैंने। इंश्योरेंस लिया, कुछ भी हुआ तो मुझे उसका क्लेम मिलेगा। समझ में आया? मैं रिस्क से बचा हुआ रहूँगा। ओके। इंश्योरेंस भी बहुत टाइप के होते हैं। ये क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए इंश्योरेंस। बैंकिंग, बैंक सिंपल आप लोगों को पता है बैंक क्या करता है। बैंक फंड लेता है और देता है, लोन भी लेता है और आपको लोन देता भी है। समझ में आया? आपने जो पैसा जमा करवाया अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, बैंक वो पैसे को रखता है और वही पैसे को लोन के हिसाब से दे देता है। आपके पैसे पे आपको ही इंटरेस्ट देता है और अगर आप लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। समझ में आया? बैंक भी बहुत कमाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो भाई मोनोपोली बना के बैठे, लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड, इट्स कॉल्ड बैंक। एडवर्टाइजिंग जो मैंने बताया था, एडवर्टाइजिंग इज पावरफुल मार्केटिंग टूल। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म है एडवर्टाइजिंग, पैसे दे के ही होता है। मैं अगर किसी को बोल दूं कि टीवी में मेरी ऐड चला दे छोटे से, तो बिना पैसे का नहीं चलाएगा, वो पैसा लेगा तभी चलाएगा। पब्लिसिटी फ्री में होती है। पब्लिसिटी इज़ ए नॉन पेड फॉर्म। मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरा दुकान अच्छा चल रहा है, या किसी ने मेरे दुकान को देखा कि मैं सोशली वर्क कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए वर्क कर रहा हूँ, एनजीओ के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो वो पेपर में छाप दिया या मैगजीन में छाप दिया। इट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। इट्स नॉट कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, इट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी फ्री में भी होती है, वो बिना बोले, मेरे को पता ही नहीं मेरा चीज़ छप गया, इट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। मैं खुद से छाप रहा हूँ, इट्स कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पैदा करता है एडवर्टाइजिंग। अभी पार्ले जी का ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है, मोबाइल में हम लोग ने ऐड देखा है, इंस्टा पे, तो हम लोग को पता है हाँ पार्ले जी है। हम लोग को पता चला ना पार्ले जी का ही पल्स है। पार्ले जी बिस्किट भी बनाता है, पार्ले जी क्रीम बिस्किट बनाता है, चॉकलेट बनाता है, पल्स उसका है। हम लोग को ये सब चीज़ पता चला ना, वरना पहले तो यही पता था पार्ले जी बनाता है बस। तो एडवर्टाइजिंग से हम लोग को वो सब जानकारी मिली। सेल्समैनशिप, सेल्समैन आपके घर घर जाएगा, आपको बताएगा ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको कन्विंस करेगा, किसी भी पर्सन को कन्विंस करेगा कि वो प्रोडक्ट खरीदे। सेल्समैनशिप को पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है। मर्सेंटाइल एजेंट्स, दलाल, समझ में आ रहा है? दलाल एजेंट जो बीच वाले होते हैं, समझ में आ रहा है? अभी मेरे को अपनी दुकान बेचना है, तो मैं किसी एजेंट के पास गया, मैंने बोला हाँ मुझे ये दुकान बेचना है, तो वो मेरे को सेलर ला के देगा, दुकान के लिए कोई सेलर ला के देगा, और वो दुकान बिकवाने के लिए वो अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा, अपनी दलाली लेगा, ठीक है? उसे हम कहते हैं एजेंट। चाहे वो दुकान का ये करे या कोई प्रॉपर्टी बेचे या कोई प्रोडक्ट बेचे, इट्स कॉल्ड एजेंट। नेक्स्ट आंसर, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंस मीन्स रोल और बेनिफिट्स। बिजनेस से किस किस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस आंसर में हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू द फर्म्स। बिजनेस से क्या बेनिफिट्स फर्म को मिलती है, जो फर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, सोल प्रोपराइटर फर्म होते हैं, वो सब लोग को। दूसरा क्या है, इसमें भी 5-6 पॉइंट रहते हैं। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स है, बिजनेस से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है, और तीसरा सोसाइटी। 3 चीज़ है, 3 चीज़। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है, पढ़ के रखने का, तीनों को कंपेयर करने का, कि फर्म के लिए क्या बेनिफिट देता है बिजनेस, कंज्यूमर को क्या देता है, और सोसाइटी को क्या देता है। बिजनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर बिजनेस फर्म्स। द बिजनेस फर्म्स में क्या क्या आ गए, मैन्युफैक्चरर आ गए जो गुड्स बना रहा है, मार्केटर आ गए वो गुड्स बेच रहा है, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या बेनिफिट्स बिजनेस से मिलता है, वो इस आंसर में देखेंगे। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही पता है। बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस हेल्प्स टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट, ग्रोथ। पहले मैं कमाऊंगा फिर बिजनेस बढ़ाऊंगा, बिना कमाए मैं बिजनेस बढ़ा ही नहीं सकता। अगर मेरी बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कमाई ही नहीं हो रही है, तो मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा कैसे? पहले कमाना होना चाहिए ना, पहले पैसा आएगा तभी मैं बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। एक दुकान है, मेरे को प्रॉफिट होगा तब मैं जाके वो बिजनेस का ग्रोथ करूँगा ना। एक दुकान से 2 दुकान करूँगा, नई फ्रेंचाइजी खोलूँगा, जब प्रॉफिट होगा तभी मैं वो कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये हो गया पहला फ़ायदा।
दूसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जिस चीज़ का बिजनेस है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना, प्रॉपर स्किल होना कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट किसी को बेच रहा हूँ तो मुझे बेचने की स्किल होना चाहिए, मुझे सेल्समैन का ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर मैं किसी सेल्समैन को रख रहा हूँ और उसको बोल दूँ डायरेक्ट जाके मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बेच, नहीं बेच पाएगा, वो मेरा ही लॉस है। मुझे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट ये है, वो प्रॉपरली स्किल हो जाएगा, उसको कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, उसके बोलने का तरीका अच्छा रहेगा, तभी वो मार्केट में मेरा गुड्स बेचेगा। समझ में आया? एक्सपांसन ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस को बढ़ाना। लोकल एरिया में बिजनेस है, लोकल से रीजनल में लेके जाना, रीजनल से नेशनल में लेके जाना, बिजनेस को ग्रोथ करना। जैसा मैंने बताया था, एक दुकान का 2 दुकान करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक प्रोडक्ट है आपके बिजनेस में, एक प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक पार्ले का स्टार्टिंग में सिर्फ एक प्रोडक्ट था, पार्ले जी। जब उसका पार्ले जी चला, उसके पास पैसा आया, ही अर्न्स द प्रॉफिट, देन ही इंट्रोड्यूसेस द न्यू प्रोडक्ट। फिर उसने पार्ले का टाइगर बिस्किट निकाला, अभी उसने पल्स निकाला, उसने अपने प्रोडक्ट बढ़ाते गया ना। वो समझ गया एक प्रोडक्ट तो उसका मार्केट में चल रहा है, एक प्रोडक्ट से वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो दूसरे प्रोडक्ट से भी तो 40-50 लाख निकाल सकता है ना वो। तो वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। मार्केट एक्सपांड करने में यही नहीं कि तुम अपना दुकान बढ़ाओ, अपना फ्रेंचाइजी बढ़ाओ, अपना सामान भी बढ़ाओ। एक सामान जब तुम लोग का 1000 बिक रहा है तो दूसरा सामान भी तो 300-400 तो बिकेगा ना। ब्रांड नाम से ही बिकेगा, तुम लोग के ब्रांड नेम से ही बिकेगा। पार्ले का नाम लगा दो, बिक जाएगा, बट बिकेगा तो सही ना। इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में करना। इम्प्रूव रिलेशंस अच्छे रखना, खाली कंज्यूमर से नहीं, सबसे, सोसाइटी में भी जितने लोग हैं सबसे अच्छा व्यवहार रखना, आसपास वालों की हेल्प करना, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है सॉल्व करना, गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छा बना के रखना। गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ आ रहे हैं उन्हें फॉलो करना प्रॉपरली। मीडिया पर्सन है, कोई एडवर्टाइज़र है, कोई न्यूज़पेपर वाला है, समझ में आ रहा है, कोई टीवी वाला है, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, उनके साथ एक लेवल बना के रखना। अभी जैसे अंबानी है, अंबानी अडानीस है, उन लोग क्या मीडिया वालों से झगड़ के बात करते, गाली गलौज में बात करते? नहीं, उनको पता है अगर उन्होंने ऐसा किया वो कल जाके अपने पेपर में छाप देगा कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये मीडिया वालों को गाली देता है, ये करता है, ये करता है, उसका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। पब्लिक मीडिया ही देखती है, पब्लिक न्यूज़ चैनल ही देखती है, न्यूज़ चैनल वाले जो दिखाएंगे पब्लिक वो मानेगी। तो अपना रिलेशन हर लोगों से बना के रखना, ये होगा बिजनेसमैन का फ़ायदा। कॉरपोरेट इमेज, 2 डिफरेंस समझ लो। कॉरपोरेट इमेज मीन्स कंपनी का इमेज, कंपनी की वैल्यू। ब्रांड इमेज मीन्स प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट की वैल्यू। कॉरपोरेट इमेज मतलब आपका कंपनी का इमेज, कंपनी का नाम बढ़ना। कंपनी का नाम कैसे बढ़ेगा? आप कंपनी से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट्स आ रहा है, वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को अच्छा लग रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट इमेज बढ़ जाएगा। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पहले भी बताया था, जितनी ज़रूरत हो उतना ही। बचत ही पहली कमाई है। सेविंग इज़ द फर्स्ट इनकम ऑफ अ बिजनेस। आप जितना बचाओगे वही आपकी कमाई है पहले। अगर आपको एक जगह पे 4 एम्प्लॉय की जगह 3 एम्प्लॉय में काम हो रहा है, एक एम्प्लॉय हटा दो, अपना खर्चा बचाओ। इट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, मार्केट में अगर आपका शेयर है, बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में शेयर निकालती है, जस्ट एज रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अडानी हो गई, ये लोग अपना शेयर निकालते हैं। तो अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ करना है, आप शेयर बढ़ाओ। 1 लाख शेयर मार्केट में है, 2 लाख करो, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, आप उस पैसे से बिजनेस में डेवलपमेंट कर सकते हो। इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ना। रिस्क है, अनसर्टेनिटीज़ है, हर बिजनेस में है, बट उसका रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। बिजनेसमैन बैठा रहेगा, कभी ना कभी तो उसका धंधा होगा ही होगा। समझ में आया? प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या क्या बेनिफिट्स है बिजनेस से? बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको गुड्स एंड सर्विस अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, ये उसका फ़ायदा है। चाहे वो कोई भी सामान खरीद रहा है, अगर वो कोई बिस्किट ले रहा है, कोई अनाज ले रहा है, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए। सर्विस, जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपको बेटर क्वालिटी मिलनी चाहिए। रीज़नेबल प्राइस, प्राइस ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर आप मार्केट में ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइस एकदम कम करके बैठ जाओगे तो पब्लिक आपका सामान नहीं लेगी। पब्लिक समझेगी भाई सब लोग मार्केट में 10 रुपये रख के बेच रहे, या 8 रुपये रख के क्यों बेच रहे। तो पब्लिक ये भी सोच सकती है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है, या आप लो क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आपका प्राइस कम है। तो ना प्राइस ज़्यादा कम रखो ना ज़्यादा रखो,
ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा मीडियम रखने का। बेटर फैसिलिटी एंड सर्विसेज, कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी देना। अगर वो आपका रेगुलर कस्टमर है उसे डिस्काउंट दो, दिवाली फेस्टिवल में उसको गिफ्ट दो, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो तो कस्टमर आपके पास आएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेम जो पहले बताया था, कस्टमर सेटिस्फाई है डबल आर, रिपीट परचेज रिकमेंडेशन, बार बार खरीदेगा दूसरे को भी लेके आएगा। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो वो एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बेड आपने बेच रहे हो, ठीक है, आप बेड बेच रहे हो, एसी बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहे हो, अगर वो अच्छे क्वालिटी का है तो कस्टमर को वो एक अच्छा स्टैंडर्ड देगा ना। एक अच्छा मोबाइल आपने बेचा है तो कस्टमर को एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा। कस्टमर वो मोबाइल लेके मार्केट में जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कस्टमर की पहचान होगी उस चीज़ से कि भाई हाँ गोल्ड चेन पहना है, अमीर है। इट्स कॉल्ड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, सोसाइटी के क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली कंट्री में भी ग्रोथ होगा। आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आप ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे। टैक्स भरने से क्या होगा? कंट्री ही डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहे हो, उस रीजन का डेवलपमेंट कर रहे हो। जैसे आपके बाजू में कोई खड्डा था, आपने उसको भर दिया कि हाँ चल यहाँ पे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, मैं ही भर देता हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ इधर, मेरे को ज़रूरत पड़ती है। आपने रीजनल डेवलपमेंट किया। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा देना, गवर्नमेंट को इनकम देना। कैसे इनकम दोगे? ऐसे ही जाके गवर्नमेंट को दे दोगे क्या पैसा? नहीं, आप टैक्स भरोगे। आपने कोई सामान मंगाया उसमें आप दोगे, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदोगे, शेयर खरीदोगे तो गवर्नमेंट को आप पैसा दोगे। इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट के इनकम, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट, अभी मेरी दुकान बड़ी हो गई, मुझे आदमी रखने हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए आदमी रखने हैं, तो मैं रोजगार दूंगा ना, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, सोसाइटी में सबको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वहाँ से बंदे पकड़ूंगा, अपने दुकान पे रखूँगा, तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ अपने बिजनेस से। सोशल वेलफेयर, मैं दूसरे जगह सोशली हेल्प कर रहा हूँ। एनजीओज़ है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मैं वहाँ पे डोनेशन कर रहा हूँ। ओके, किसी फेस्टिवल्स हैं उसमें मैं डोनेशन कर रहा हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फर्म, बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट करना, अपना कैपिटल प्रॉपर यूज़ करना। समझ में आया? सोसाइटी का ही फायदा है। ग्लोबल रिलेशन, ग्लोबली रिलेशन बनाना। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपका कोई क्लाइंट है, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपका कोई कस्टमर है, या फॉरेन कंट्रीज़ आपकी कस्टमर है बड़े फर्म की, तो आप उनसे रिलेशन बना के रखना। ये आपके बिजनेस के लिए फर्स्ट फ़ायदा है। समझ में आया? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट मुझे डालना है बट वीडियो बड़ा हो जाएगा। ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी मुझे कवर करना है बट वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो इस सेकंड पार्ट में सिर्फ ये 2 आंसर मैंने कवर किए हैं, स्कोप और कौन सा था, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर 3 थे, कंज्यूमर, बिजनेस फर्म्स और सोसाइटी। ट्रेडिशनल और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।